हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कोरिलेशन एनालिसिस। इससे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक का बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ कवर कर लिया है। ठीक है। एंड आज के लेक्चर में अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कोरिलेशन एनालिसिस। राइट। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कोरिलेशन कितने टाइप का होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आएंगे कि हम कोरिलेशन आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है। तो इसके 4 मेथड्स बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा ग्राफिक मेथड, तीसरा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड एंड चौथा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो ये 4 मेथड बताए गए हैं। इन चारों मेथड का मैं तरीका बताऊंगी, इनके फॉर्मूले बताऊंगी और इन पे क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूज होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोवेरिएंस क्या होता है। फिर ये जो स्मॉल आर है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो स्मॉल आर होता है, इसकी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक, हम वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं बताऊंगी ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है। तो वो सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हर बार कहती हूँ, फिर से कहूंगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए कि ये लेक्चर एक्चुअली में आपके लिए यूजफुल है भी कि नहीं, कि बस मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स बनाई जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो आप लोग के ज्यादा फीडबैक मिलते नहीं है, अभी तक तो नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो मुझे तो पता भी नहीं चल पाता है कि ये लेक्चर एक्चुअली में आपके लिए हेल्पफुल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो मुझे कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताया करिए कि मेरा लेक्चर आपके लिए एक्चुअली में यूजफुल है कि नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता, आपके जो एक एक कमेंट होते हैं ना, एक एक लाइक्स होते हैं, इनसे हमें कितना मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो एक्चुअली में देखा भी जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। ठीक। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो पूजा मैम है वो ठीक ठाक पढ़ाती हैं, तो जरूर अपनी मैम के लिए 1 मिनट का समय निकालिए और मुझे कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कि हाउ वाज माय लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक। और एक बात और है कि अगर आपको मेरे ये जितने भी YouTube पर अपलोडेड वीडियोस हैं, इनके नोट्स चाहिए इन PDF फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक। चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस। तो अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, स्टार्स पे मेरे जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं, अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हमने मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, ये जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपने एक बात नोटिस की होगी कि हर जगह क्या था, वन वेरिएबल कॉन्सेप्ट था। एक वेरिएबल था, केवल हमारे पास एक्स वेरिएबल, चाहे वो इनकम होती थी या एज होती थी या स्टूडेंट्स की हाइट है या मार्क्स है, तो केवल एक वेरिएबल होता था, एक्स। ठीक है, एक वेरिएबल होता था। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े वहां पे एक वेरिएबल था, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी आती हैं जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। उन वेरिएबल की स्टडी करनी होती है हमें, जहां पे एक्स से काम नहीं होगा, जहां पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल वेरी कर रहा है, इसकी स्टडी करने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। कैसे एक वेरिएबल मूवमेंट इन वन आर अकम्पनीड बाय द मूवमेंट इन अदर, यानी कैसे एक वेरिएबल के मूवमेंट के साथ दूसरा वेरिएबल कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत फेमस एग्जांपल है डिमांड एंड प्राइस का। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप डिटेल में इसे पढ़ते हैं, डिमांड रिलेशनशिप। ठीक है, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डिमांड जनरली फॉल करती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड फॉल करती है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड
डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस जब फॉल करे या राइज करे तो उसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल है, इनके बीच में रिलेशनशिप अगर स्टडी करना हो। या एक और एग्जांपल है जो बुक्स में दिया रहता है कि इंक्रीज इन रेनफॉल अप टू अ पॉइंट एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस, यानी अगर रेनफॉल इंक्रीज होती है ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट तक अगर रेनफॉल इंक्रीज होती है तो राइस के प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो फॉल करता है कि राइस करता है, कि रिलेटेड है भी कि नहीं है। तो ये सब हम स्टडी करते हैं को रिलेशन एनालिसिस में। ठीक है, नाम क्या है, को रिलेशन। को मतलब दो, रिलेशन मतलब संबंध, यानी दो वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है, क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, ये हम मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं इन को रिलेशन एनालिसिस में। ठीक है, तो देखिए लिखा है कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल है इनके बीच में क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है ये स्टडी किया जाता है, ये एनालाइज किया जाता है कोरिलेशन एनालिसिस में। तो कोरिलेशन एनालिसिस में वी कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन एनालिसिस में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कोरिलेशन इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कोरिलेशन इंडेक्स भी कहा जाता है। ये एक फिगर होता है, एक वैल्यू होती है जिससे हमें डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दोनों चीजें पता चलती हैं। डायरेक्शन भी पता चलता है कि पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, डायरेक्शन भी पता चलता है, एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि वीक रिलेशनशिप है, हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है कि लो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमें डिग्री एंड डायरेक्शन दोनों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, ये एक स्टैटिस्टिक की एक ये स्टार्स का एक टूल है, स्टार्स की एक टेक्निक है जिससे वी कैन मेजर द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल है एक्स और वाई, दो वेरिएबल है, इनके बीच में कितनी क्लोजनेस है। ठीक है, कितना ज्यादा दोनों वेरिएबल रिलेटेड है भी कि नहीं है, ये हमें पता चलता है। ठीक, अब ये कुछ डिफिनीशंस हैं कोरिलेशन एनालिसिस की, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी हुई है, डिफरेंट स्टैटिशियन ने दी हुई है। पहली डिफिनीशन क्या है कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, दिस डील विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। कोरिलेशन एनालिसिस में बेसिकली वी स्टडी द एसोसिएशन, यानी दो वेरिएबल कैसे एसोसिएट हैं, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल कैसे एसोसिएटेड हैं, इसकी स्टडी की जाती है कोरिलेशन एनालिसिस में। ठीक, एक और डेफिनेशन क्या है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं बट आपको एक डेफिनेशन फॉर्म में मैं चाह रही थी कि दूं। कोरिलेशन एनालिसिस is an attempt to determine the degree of relationship between variable. कोरिलेशन एनालिसिस एक अटेम्प्ट है, एक स्टैटिस्टिक का एक टूल है, एक डिवाइस है, एक टेक्निक है जिससे हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, एक और डेफिनेशन क्या है इसकी कि कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस, ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो हमारी मदद करती है टू एनालाइज द कोवेरिएशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का कोवेरिएशन कैसा है। देखिए को मतलब होता है दो, ये जो वर्ड है को मतलब दो, वेरिएशन यानी कैसे वेरी कर रहे हैं, तो दो वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल कैसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है, इसकी हम स्टडी कर सकते हैं कोरिलेशन एनालिसिस से। ठीक, अब जरा देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये कोरिलेशन पढ़ना, कोरिलेशन की स्टडी करना क्यों जरूरी है, इससे क्या पता चलेगा। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो मैं बता चुकी हूँ, ये दूसरा आपके लिए नया होगा पॉइंट। पहला तो सिग्निफिकेंस वही है कि कोरिलेशन एनालिसिस से कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं, जो एक फिगर होता है, एक फिगर निकल के आएगा जिससे हमें डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप पता चलेगा बिटवीन द वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल है इनके बीच में क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है और क्या डायरेक्शन है वो हमें पता चलता है, ये पहला सिग्निफिकेंस हुआ। दूसरा सिग्निफिकेंस ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें वी नो दैट टू वेरिएबल्स आर क्लोजली रिलेटेड। जब हमें पता चल जाता है कि दो वेरिएबल क्लोजली रिलेटेड हैं, जैसे डिमांड एंड प्राइस, ये क्लोजली रिलेटेड हैं, अगर प्राइस बढ़ती है तो जनरली क्या होता है, डिमांड उस प्रोडक्ट की कम हो जाती है, और प्राइस घटने लगे तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर हमें पता चल गया है, हमने आर निकाल लिया, हमें पता चल गया है कि दो वेरिएबल क्लोजली रिलेटेड हैं, then we can estimate the value of one variable given the value of another। तो अगर हमें ये पता चल गया है कि ये जो वेरिएबल है क्लोजली रिलेटेड हैं, तब हम एक वेरिएबल की वैल्यू पता कर सकते हैं अगर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अगर दी गई है तो।
ठीक है, हम एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर, दूसरे की अगर वैल्यू दी गई है तो। और यही हम आगे चल के पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कोरिलेशन एनालिसिस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप के होते हैं कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव बताती हूँ। अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब अगर एक बढ़ रहा है वेरिएबल, दूसरा भी अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है मतलब नेगेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, इस सीरीज को देखिए बढ़ रही है, ये सीरीज भी क्या है, बढ़ रही है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन। ये एक्स और ये वाई है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सपोज करिए हस्बैंड की एज है और ये वाइफ की एज है। वैसे एज तो हमेशा ही बढ़ती है, एज कभी कम नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये देखिए एक्स और वाई, एक और एग्जांपल है एक्स और वाई, एक एक्स की सीरीज घट रही है, वाई की सीरीज भी घट रही है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, सेम डायरेक्शन में मूव करना है। जबकि नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल घट रहा है। जैसे प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, लोग पेट्रोल गाड़ी चलाना थोड़ा सा कम कर देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना ज्यादा शुरू कर देंगे। प्राइस बढ़ेगी, गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, लोग गोल्ड खरीदना कम कर देंगे, और वहीं गोल्ड की प्राइस घटने लगे तो सब लोग ज्वेलरी शॉप पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निगेटिव कोरिलेशन। देखिए एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू कम हो रही है, निगेटिव कोरिलेशन। एक्स की वैल्यू घट रही है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है, निगेटिव कोरिलेशन। तो ये दो टाइप के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, चलिए दूसरा जो टाइप का कोरिलेशन है वो क्या है, सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल, और ये जो कोरिलेशन है ना, ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल की स्टडी की जा रही है। जब आप दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है सिंपल कोरिलेशन। और जब आप तीन या उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन। ये बात समझ में आई, जब केवल दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में आप रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल कोरिलेशन। लेकिन अगर एक्स वाई और जेड, या जेड से आगे कोई डब्ल्यू भी ले लीजिए, अगर आप चार वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करिए प्राइस ऑफ गोल्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, गोल्ड की प्राइस सपोज करिए बढ़ रही है। ठीक है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, तो इससे गोल्ड की जो डिमांड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इससे स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इससे जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे एफडी है, म्यूचुअल फंड है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आप ये सारे वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आएगा मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन में। ठीक है, तो ये है दूसरे टाइप का कोरिलेशन। तीसरा जो कोरिलेशन है दैट इज लीनियर या नॉन लीनियर, जिसको कर्वी लीनियर भी कहते हैं, नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर भी कहते हैं, ये कोरिलेशन। तो दिस कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल। ये जो वेरिएबल x है और ये जो वेरिएबल y है, ये वेरिएबल किस रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है, और वेरिएबल y किस रेशियो में चेंज हो रहा है। ये रेशियो अगर कांस्टेंट है तो हम इसको कहते हैं लीनियर कोरिलेशन, और अगर ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट नहीं है तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक, और जब लीनियर कोरिलेशन को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, ये जो लीनियर कोरिलेशन के वेरिएबल हैं इनको जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, सपोज करिए प्राइस 20% राइज कर रही है, जो प्राइस है वो 20% राइज कर रही है, उसकी वजह से डिमांड 20% फॉल हो रही है। ठीक है, प्राइस 20% राइज की तो डिमांड 20% फॉल हुई, तो ये क्या हुआ, लीनियर रिलेशनशिप। बट अगर प्राइस 20% राइज कर रही है, उसकी वजह से डिमांड जो है वो 50% फॉल हो रही है, तो ये क्या है, नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, जिसको हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं। ठीक, अब चलिए मैं आपको इसको ग्राफ से समझाती हूँ। जैसे एग्जांपल है, ये x की वैल्यू देखिए कैसे वेरी कर रही है, 10, 20, 30, 40 ऐसे वेरी कर रही है। y की वैल्यू क्या है, 70, 140, 210, 280। ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जांपल है
किसका एग्जाम्पल है? लीनियर कोरिलेशन का। आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू एक कांस्टेंट रेशियो से वेरी कर रही है, x की वैल्यू एक कांस्टेंट रेशियो से वेरी कर रही है, और y की भी वैल्यू उसी कांस्टेंट रेशियो से वेरी कर रही है। ठीक है, तो ऐसे जो कोरिलेशन होता है उसको हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। और जो लीनियर कोरिलेशन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है। और ये क्या है? नॉन लीनियर, जिसे कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं, उसका ग्राफ कुछ ऐसा कर्व के शेप में बनता है। ठीक है, तो दीज वर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन। ये थे 3 टाइप के कोरिलेशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन कैसे स्टडी करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने बताया था 4 मेथड है हमारे पास। कौन कौन से? पहला स्कैटर डायग्राम मेथड, ग्राफिक मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड एंड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ये 4 मेथड हैं, जिसमें से ये जो पहला और दूसरा मेथड है ना, स्कैटर डायग्राम और ग्राफिक मेथड, ये डायग्राम और ग्राफ पे बेस्ड मेथड है। जबकि जो अगले 2 मेथड है, कार्ल पियर्सन एंड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, ये मैथमेटिकल मेथड है, ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड्स हैं। ठीक, अब मैं आपको एक एक करके ये मेथड्स बताऊंगी। सबसे पहला मेथड स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड, तो स्कैटर डायग्राम मेथड क्या होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे आसान मेथड है 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का। इसमें हम डॉट चार्ट बनाते हैं, या कह लीजिए स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस मेथड में जो भी डेटा आपको दिया गया है, इसको हम ग्राफ पेपर में डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर ईच पेयर ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यू वी पुट अ डॉट। जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके लिए हम डॉट लगाते हैं। ठीक है, एक्स और वाई जो एक पेयर है उसके लिए एक डॉट लगाते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पे। फिर उसके बाद जितने भी हमने डॉट्स लगाए हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, और उसके बेसिस पे इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं कि वेदर द वेरिएबल्स आर रिलेटेड और नॉट, वेरिएबल रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, ग्रेटर द स्कैटर्डनेस, यानी अगर डॉट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ लेसर द रिलेशनशिप, 2 वेरिएबल के बीच में कम रिलेशनशिप है। ठीक है, और अगर ये जो डॉट्स हैं, अगर ये राइज करते हुए हैं, राइज करने का मतलब क्या है? अगर ऐसे डायरेक्शन में अगर डॉट्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। और अगर डॉट जो है निगेटिव ऐसे फॉलिंग डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है? निगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर जो पॉइंट्स आपने डॉट लगाए हैं वो अगर स्ट्रेट लाइन में है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस, और या फिर हैब्जर्ड वे में है डॉट्स, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, चलिए डायग्राम से ही आपको बताती हूँ। अच्छा, एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट मतलब आर की वैल्यू अगर 1 है तो इसको अगर परसेंट के फॉर्म में कहें तो 100%, तो ये परफेक्ट है। ठीक है, तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये 45 डिग्री पे लाइन जाएगी। मेरी लाइन 45 डिग्री पे नहीं गई है, पर ये जो लाइन बनी हुई है एकदम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आर की वैल्यू 1 है तो मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आर की वैल्यू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ऐसा आएगा ग्राफ। ठीक है, और अगर जो अभी मैं डॉट बता रही थी वो अगर डॉट बेस में पेन, हाँ, और अगर डॉट ऐसे है, ठीक है, अगर डॉट देखिए राइजिंग फॉर्म में है, ठीक है, पर थोड़ा दूर दूर है, पर डॉट अगर राइजिंग फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है? हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव है क्योंकि ऐसे राइजिंग फॉर्म में है, और थोड़ा सा पास है इसलिए हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ऐसे फॉलिंग में है तो क्या है? निगेटिव कोरिलेशन है, और क्योंकि ये पास में है थोड़ा सा तो यानी हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। ठीक, और अगर डायग्राम आपका ऐसा है, यानी डॉट्स थोड़े से स्कैटर हैं, थोड़े ही स्कैटर हैं, बट राइजिंग फॉर्म में है, तो यानी क्या है? लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आपके डायग्राम डॉट्स ऐसे आए हैं, फॉलिंग उसमें है, लेकिन थोड़े से स्कैटर है, यानी लो डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। ठीक, और अगर आपके डॉट्स ऐसे स्कैटर्ड है, हैब्जर्ड है, तो यानी क्या है? कोई रिलेशनशिप नहीं है 2 वेरिएबल के बीच में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो स्कैटर डायग्राम मेथड है इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला मेरिट क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट एंड सिंपल, कह लीजिए सिंपल मेथड है, बहुत आसान मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपको बहुत क्विकली एक रफ आइडिया लेना है कि 2 वेरिएबल रिलेटेड हैं भी कि नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, तो जो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा।
ठीक है। दूसरा इस मेथड का बेनिफिट ये है कि दिस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ एक्सट्रीम आइटम। जो एक्सट्रीम आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी साइज से ये जो स्कैटर डायग्राम मेथड है ये इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका मेरिट है। जबकि इससे इसके बाद जो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे, दूसरे मेथड्स पढ़ेंगे, वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो जाते हैं, जबकि ये नहीं इफेक्ट होता। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि स्कैटर डायग्राम मेथड जो है, दिस इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप। अगर हमें दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला मेथड जो होता है ना, वो स्कैटर डायग्राम हम यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें एक आइडिया लग जाता है, बट हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा, बट एक आइडिया लग जाएगा, तो इसके बाद हम दूसरे मेथड्स यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप। अब आ जाइए इसमें क्या कमी है। इसकी कमी का आइडिया आपको लग गया होगा वैसे, कि इसमें ये कमी है कि ठीक है, हमें इससे डायरेक्शन तो पता चल जाता है। ये जो मेथड है, इससे हमें डायरेक्शन का तो आइडिया लग जाता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। और ये भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है कि लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, ये भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। लेकिन लेकिन वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हमें यहाँ पे एक सिंगल फिगर ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है, हमें एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल मेथड यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में क्या करते हैं, हम जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वेरिएबल की, ठीक है, वेरिएबल जो है उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो कर्व मिलते हैं। एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, एक कर्व मिलेगा एक्स वेरिएबल के लिए, एक कर्व मिलेगा वाई वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे हमें दो कर्व मिलेंगे, दोनों जो वेरिएबल है इनके कर्व को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, और फिर इस कर्व का जो डायरेक्शन है एंड द क्लोजनेस ऑफ द टू कर्व, ये जो दो कर्व है कितना क्लोज है और इनका डायरेक्शन क्या है, इसके बेसिस पे हम इन्फरेंस निकालते हैं कि वेदर द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड और नॉट, कि ये रिलेटेड है कि नहीं है। अगर दोनों कर्व सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और क्लोज हैं, देन इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है एंड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अगर ये कर्व मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव कोरिलेशन है। ठीक, एग्जाम्पल के साथ आपको डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल दिया है इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड इनकम एक्सपेंडिचर, इसका आपको ये एक्स और ये वाई वेरिएबल है, इनका आपको कोरिलेशन की स्टडी करना है। तो हमने एक इनकम का ग्राफ प्लॉट किया, जितनी इनकम उतना खर्चा करेंगे, ठीक है, और फिर एक्सपेंडिचर का ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ ऐसा आया। तो आप देख रहे होंगे दोनों ही ग्राफ क्या है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है। और ये क्या है, पास ही है, बहुत ज्यादा पास नहीं है, बट दे आर लिटिल बिट क्लोज, तो यानी यहाँ पे मतलब रिलेशनशिप है। ठीक है, और बहुत हाई डिग्री का तो रिलेशनशिप नहीं है, बट है, देयर इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ को देख के थोड़ा सा आइडिया लगता है। लेकिन इसकी भी वही लिमिटेशन है, इस मेथड की भी वही लिमिटेशन है जो इससे पिछले मेथड की थी, कि वी कैन नॉट गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलती है जिससे हम पता कर सके कि क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है ये पता चल गया, पॉजिटिव है ये पता चल गया, लेकिन कितना रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ये नहीं पता चलता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल मेथड पे जाना ही पड़ता है। अब एक बात और है इस मेथड में, कि दिस मेथड इज नॉर्मली यूज व्हेन वी आर गिवन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब हमारा डेटा टाइम सीरीज का डेटा हो। ठीक है, टाइम सीरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का डेटा दिया हो, तब जनरली ये मेथड यूज किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फॉर स्टडिंग द कोरिलेशन एनालिसिस की स्टडी करने के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो तीसरा मेथड है, दैट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम उस पे आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इस पे। ठीक है, थ्योरी आए, न्यूमेरिकल आए, कुछ भी आए, बट इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज द वाइडली यूज मेथड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। किसने दिया था, नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसे कहा जाता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
ठीक है, या फिर इसको केवल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है। ठीक, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल आर से, कैपिटल आर से नहीं, स्मॉल आर से। कैपिटल आर से क्यों नहीं करते हैं वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी, जब मैं रैंक कोरिलेशन पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे आपको इसका जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्ल पियर्सन ने क्या फॉर्मूला दिया था? ये फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या है? R इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई, स्मॉल एक्स है, देखिए, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, जहां पे स्मॉल एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने पढ़ा था ना, स्मॉल एक्स क्या है? एक्स माइनस एक्स बार, यानी जो वेरिएबल है उसका डेविएशन लेते हैं मीन से। y क्या है? y माइनस वाई बार, यानी वेरिएबल y का डेविएशन लिया y बार से। सिग्मा x तो जान रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन x का, स्टैंडर्ड डेविएशन y का। n क्या है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये जो r है ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका एक और नाम है प्रोडक्ट मोमेंट भी कहते हैं। आपको सारे नाम पता होने चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो प्रोडक्ट मोमेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आर। आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अब एक खास बात है, ये फॉर्मूला तभी यूज किया जाता है व्हेन वी आर टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। जब हम यहाँ पे डेविएशन ले रहे हैं एक्चुअल मीन से, तभी फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर हम एज्यूम्ड मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में आपने एज्यूम्ड मीन यूज किया है, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। तो एक्चुअल मीन वाले केस में दिस फॉर्मूला इज यूज, ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अब मैं जरा ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो स्मॉल आर की वैल्यू है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है, दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 to -1। यानी ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है, ये +1 से ज्यादा नहीं हो सकती और ये -1 से भी कम नहीं हो सकती। ठीक है, +1 -1 हो सकती है और इसके बीच में हो सकती है, इधर नहीं जा सकती और इधर नहीं जा सकती। ठीक है, आर की वैल्यू +1 है, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। आर की वैल्यू -1 है, यानी निगेटिव, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है। आर की वैल्यू 0 है, तो आप जानते हैं कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक, price of petrol and price of petrol and number of movies release in a particular month। कितनी मूवी रिलीज हो रही है किसी पर्टिकुलर महीने में, और प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी रेंडमली कोई वेरिएबल लीजिए, तो इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तो इनका अगर आर निकालेंगे ना, तो 0 ही आना है। ठीक है, तो ये आर का सिग्निफिकेंस है। तो आर क्या डिस्क्राइब करता है? आर डिस्क्राइब करता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, डिग्री एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक, अगर आर की वैल्यू +0.8 है, ठीक है, आर की वैल्यू आपने निकाली, अगर +0.8 है, इसका मतलब क्या है? प्लस है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और 0.8 है, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी जो कोरिलेशन है वो क्या है? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। और अगर आर की वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? आर की वैल्यू निगेटिव आई है, इसका मतलब क्या है? निगेटिव कोरिलेशन, और ये क्या है? लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक, तो ये था सिग्निफिकेंस। अब ये जो मैंने इससे पहले एक फॉर्मूला जो अभी आपको नहीं बताया, आर इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ना, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये ज्यादा इजी है। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ये हमें क्वेश्चन करने में ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था सिग्मा एक्स क्या है? समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये बताया था। ठीक है, स्मॉल एक्स डिवाइड बाई एन। ऐसे ही सिग्मा वाई क्या है? समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये था फॉर्मूला। अब इसको उठा के हमने यहाँ पे पुट किया है सिंपली। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला इसलिए हमने निकाला है क्योंकि अभी मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, ये ज्यादा इजी है। इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली एक्स और वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है क्या? ये डेविएशन है। ठीक है, ये डेविएशन है मीन से। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है निकालना, तो इसीलिए ये फॉर्मूला तो याद रखिए ही, लेकिन इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड नहीं कह लीजिए, अदर फॉर्म है,
इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा गया है। क्या है फॉर्मूला? देखिए मैं एक बार लिखती हूँ, समेशन एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, समेशन एक्स वाई। खास बात है ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई समेशन वाई का स्क्वायर। तो कितना आसान है। आपको कैलकुलेट करना हो अगर आर, तो आपको क्या चाहिए, केवल एक्स वाई जो मल्टीप्लाई है उसका समेशन चाहिए, एक्स का स्क्वायर का समेशन चाहिए और वाई का स्क्वायर का समेशन चाहिए। तो 3 चीजें केवल चाहिए, आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक टर्म बताती हूँ, कोवेरियंस। ये भी काफी यूज होता है, कोवेरियंस। देखिए को मतलब क्या है, दो, वेरिएंस मतलब वेरिएशन। तो अगर आपको ज्वाइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, कोई भी दो रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई, इनकी ज्वाइंट वेरिएबिलिटी यानी ये साथ में कैसे वेरी कर रहे हैं, इसकी स्टडी करनी है, तो कोवेरियंस से भी कर सकते हैं। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस का फॉर्मूला ये रहा, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स वाई। ठीक है, ये स्मॉल एक्स है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल एक्स मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, स्मॉल वाई मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, वाई की सीरीज का जो मीन है। ठीक है, इसको डिवाइड करिए एन से, यू विल गेट द कोवेरियंस। ठीक है, आपको कोवेरियंस मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ। हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको डेटा दिया गया है, ये 5 बच्चे हैं, उनके रोल नंबर दिए गए हैं और उनके मार्क्स दिए गए हैं अकाउंटेंसी और स्टार्ट्स में। ये जो बच्चे हैं उनके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और स्टार्ट सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। आपको कैलकुलेट करना है आर, स्मॉल आर कैलकुलेट करना है और आपको बताना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप है भी कि नहीं है। अकाउंट्स में और स्टार्ट्स में बच्चे जितना नंबर पाते हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक, हमने x क्या लिया, अकाउंटेंसी के जो मार्क्स है उसको हम x ले लेते हैं, स्टार्ट्स के जो मार्क्स है उसको y ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल X। हमने जो डेटा क्वेश्चन में दिया उसको लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें डेविएशन निकालना है ना मीन से, तो पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालेंगे? इसको सम करिए, आया 170 डिवाइडेड बाई 5, 170 डिवाइड बाई 5 आ गया 34, तो हमें इसका मीन निकल के आ गया 34। ऐसे ही y का कर लीजिए, y के सारे आइटम, y मतलब स्टार्ट्स के मार्क्स। ठीक है, y सबका सम किया, 175 डिवाइड किया हमने इसको 5 से, तो आ गया 35, हमारा मीन निकल आ गया 35। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन मतलब स्मॉल एक्स निकालेंगे। तो डेविएशन के लिए क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को हम इससे माइनस करेंगे 34 से। 48 माइनस 34, 35 माइनस 34, 17 माइनस 34। ठीक है, ऐसे करके डेविएशन निकालेंगे। अच्छा याद है ना, मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन में साइन को इग्नोर नहीं करते हैं, साइन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का साइन भी लिखेंगे और फिर इनको सम करेंगे, आएगा 0। ऐसे ही हम y का भी पैरेलल ही करेंगे। ठीक है, ये हमने डेविएशन निकाला, इसका सम कर दिया, ये आया 0। ठीक है, हमने डेविएशन निकाल लिया। बट यहाँ पे हमें x और y की जरूरत नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए। तो चलिए अब ये जो x निकाला है इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। 14 का स्क्वायर 196, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे ही सारे निकाल लेंगे। ऐसे ही ये हमने x का निकाला है, ऐसे ही हम y का भी स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें y स्क्वायर की जरूरत है फॉर्मूले में। और फिर इनका सम कर देंगे, तो समेशन y स्क्वायर आ गया ये, और समेशन x स्क्वायर आ गया 776। ठीक, निकाल लिया, यानी हमारे फॉर्मूले में ये टर्म और ये टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगला क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए। तो x का कॉलम रहा ये, y का कॉलम रहा ये, दोनों को करो क्या, मल्टीप्लाई और पुट करो यहाँ पे। ठीक है, आखिरी कॉलम में हमने लिखा x और y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कीपिंग द साइन इन माइंड, साइन को ध्यान में रख के सबको हमने मल्टीप्लाई किया, x के कॉलम को y के कॉलम को मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद उसका सम कर लिया, आ गया 280। ठीक, तो अब हमें जितने भी फिगर चाहिए क्वेश्चन में वो निकल आए हैं। देखिए हमें समेशन एक्स वाई निकल गया है 280, समेशन एक्स स्क्वायर निकल गया है, समेशन वाई स्क्वायर निकल गया है। तीनों चीजों को उठा के फॉर्मूले में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.429। ठीक है, ये आ गया आपका स्मॉल आर।
ठीक है, यानी जो दो वेरिएबल हैं अकाउंट्स और स्टार्ट्स, ये जो दो वेरिएबल है अकाउंट्स और स्टार्ट्स के जो मार्क्स हैं इनके बीच में देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, एंड देयर इज अ मॉडरेट कोरिलेशन। देखिए 0.5 के आसपास का कोरिलेशन है, यानी देयर इज अ बहुत हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी नहीं है, बहुत लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी नहीं है, देयर इज अ मॉडरेट कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल, ये हमें इससे पता चलता है। ठीक, अब चलिए एक और मैं फॉर्मूला आपको बता दे रही हूँ, वैसे आप कोई एक ही फॉर्मूला यूज करें, मेरा सजेशन है इससे पहले हमने ये जो फॉर्मूला यूज किया ना ये सही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यूज करके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए। लेकिन अगर सपोज करिए आप डेविएशन वगैरह कुछ नहीं निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, विदाउट टेकिंग द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम एक्चुअल मीन या एज्यूम मीन से कोई डेविएशन नहीं निकालना चाह रहे हैं, आप एक्चुअल एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू को यूज करके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देन दिस फॉर्मूला यू कैन यूज, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अंडर रूट एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर अंडर रूट एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। चाहे आप इसे पहले वाला फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है, जहां पे हम डेविएशन निकालते थे एक्चुअल मीन से, वो फॉर्मूला यूज करिए, चाहे ये फॉर्मूला यूज करिए, आंसर वुड बी सेम। मेरा सजेशन है इससे पहले वाला फॉर्मूला यूज करिए, बहुत आसान है, आसान है ना। याद करिए क्या था फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं, समेशन, ये था फॉर्मूला समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये समेशन करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करें आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ मेरिट्स कुछ लिमिटेशन पियर्सन कोफिशिएंट मेथड के। सबसे पहला इसका मेरिट, सबसे पहला मेरिट क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल मेथड, ये एक मैथमेटिकल मेथड है जिससे हमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पता चलता है। इससे पहले जो हमने ग्राफ वाले मेथड पढ़े थे उससे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप नहीं पता चलता है, इसीलिए ये जो मेथड है ना दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है, क्योंकि इस मेथड से हमें एक फिगर मिल जाता है, ठीक है, जिससे हमें केवल डिग्री ऑफ कोरिलेशन ही नहीं बल्कि डायरेक्शन भी पता चल जाता है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, तो ये मेथड इसलिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट इस मेथड की कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड है ना ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। एक एजम्पशन ये है कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट द एजम्पशन इज करेक्ट और नॉट, ये एजम्पशन सही है कि नहीं है इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि ये लीनियर रिलेशनशिप है, तो ये एक इसका जो एजम्पशन है ये इसकी एक लिमिटेशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि आर की वैल्यू आपकी निकल तो जाएगी, ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगी, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर की वैल्यू को देख के आपको समझ में क्या आ रहा है, हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, लो डिग्री है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि केवल वैल्यू आ जाए वहीं पे काम नहीं खत्म होता है, इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है, तो अगर मिस इंटरप्रेट कर दिया, कुछ लोग कुछ स्टैटिशियन इसका मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है जो पूरा पर्पस है ना कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालने का वो नहीं पूरा हो पाता है, ठीक। तीसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो वैल्यू है कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की, दिस इज अनड्यूली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम, जो एक्सट्रीम आइटम है उनसे इसकी वैल्यू इफेक्ट होती है, ठीक। चौथा जो इसकी लिमिटेशन वो ये है कि एज कंपेयर्ड विद अदर मेथड, दूसरे मेथड के कंपेयर में इस मेथड में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी से कैलकुलेशन करने पड़ते हैं ना, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये इसकी चार सिंपल सी लिमिटेशंस थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जो आर है इसका इंटरप्रिटेशन बताती हूँ, जिसमें ये जो स्टार्टिंग के जो तीन इंटरप्रिटेशन है ये मैं कई बार आपको बता दिया है, आर की प्लस वैल्यू +1 है तो क्या मतलब, -1 है तो क्या मतलब, आर की वैल्यू 0 है तो क्या मतलब, ये मैं बता चुकी हूँ, बट इसके आगे ये जो 2 पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजर आर इज टू +1 और -1, अगर आर की वैल्यू +1 या -1
के पास हो तो इसका मतलब क्या है, देयर इज क्लोजर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये जो दो वेरिएबल हैं ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। और अगर आर की वैल्यू 0 के क्लोज हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यूज हैं ये लेस क्लोजली रिलेटेड है। ठीक, तो ये एक सिग्निफिकेंस है। दूसरा जो इंटरप्रिटेशन है आर की वैल्यू का वो ये है कि क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप इज नॉट प्रोपोर्शनल टू आर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप इज नॉट प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए आर की वैल्यू आई 0.8, ठीक है, और एक सीरीज है उसमें आर की वैल्यू आई 0.4। तो इसका मतलब ये एकदम नहीं है कि ये जो सीरीज है जिसकी वैल्यू 0.8 आई है इसमें जो वेरिएबल है ये इनका जो रिलेशनशिप है दिस इज ट्वाइस एज क्लोज एज टू द अदर सीरीज। यानी जिस सीरीज की आर की वैल्यू अगर 0.8 है, ट्वाइस है एज कंपेयर टू अदर सीरीज जिसकी वैल्यू 0.4 है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें जो रिलेशनशिप है दिस इज ट्वाइस एज क्लोज, ये दुगना क्लोज है रिलेशनशिप, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम बस ये कह सकते हैं कि दिस इज वेरी मच क्लोज, ये जो पहली सीरीज है ये काफी क्लोज है एज कंपेयर टू दिस सीरीज, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये दुगनी क्लोज है। ठीक है, तो ये एक इसका इंटरप्रिटेशन है आर की वैल्यू का। ठीक, अब एक टर्म पढ़ लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही यूजफुल तरीका है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू को इंटरप्रेट करने का, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो दो सीरीज के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करने का एक और बहुत ही कन्वीनियंट तरीका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है, सिंपली सिग्मा नहीं, आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्वायर ऐसे लिख नहीं पा रही थी तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, इससे भी हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे स्टडी करते हैं मैं वो बता रही हूँ। सपोज करिए एक सीरीज है, उसकी आर की वैल्यू निकल के आई 0.9। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.81। ठीक है, तो 0.81 का इंटरप्रिटेशन क्या है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि, ध्यान से सुनिएगा, कि 81% ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें 81% का जो वेरिएशन आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आ रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का ये इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे सपोज करिए प्राइस ऑफ पेट्रोल और डिमांड ऑफ पेट्रोल। ठीक है, ये दो वेरिएबल है, ये सपोज करिए x है, ये y है, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल। और आपने r की वैल्यू निकाली 0.9 आई, तो आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल लिया, r स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, 0.81 आ गया। ठीक है, अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है इसकी वैल्यू देख करके आपको क्या समझ में आएगा, इसकी वैल्यू देख करके ये समझ में आएगा कि 81% जो चेंज आ रहा है डिमांड में, ध्यान से सुनिएगा, 81% जो वेरिएशन आ रहा है डिमांड ऑफ पेट्रोल में, ठीक है, वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ द पेट्रोल। प्राइस में जो चेंज आया है उसके कारण देयर इज ए 81% चेंज इन द डिमांड ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। फिर मैं बार सिग्मा ही लिख रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन पे ज्यादा हमने पढ़ लिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या है, सिंपली आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना आखिरी टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ आर। ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसकी प्रॉपर्टी। तो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसकी वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में लाई करती है। ये बात मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू +1 और -1 के हमेशा बीच में लाई करती है। +1 हो सकती है, -1 हो सकती है और इसके बीच में हो सकती है वैल्यू। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है ये हमने नहीं डिस्कस किया है, वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, चाहे आप स्केल चेंज कर दीजिए चाहे ओरिजिन चेंज कर दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक,
अब ये चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है या चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि अगर हर एलिमेंट जो एक्स और वाई आपको सीरीज दी गई है, अगर हर एलिमेंट को आप सब्सट्रैक्ट कर दें किसी कॉमन कांस्टेंट से, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट ले लीजिए, 4 5 3 2 1, कुछ भी कांस्टेंट लीजिए, उसे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। या फिर चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल आपको दिए गए हैं एक्स और वाई, उनको किसी कॉमन कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू ऑफ आर विल रिमेन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ आर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आर। जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आर की, वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक। अभी ज्योमेट्रिक मीन हमने नहीं पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं, सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन तो हम पढ़ चुके हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने आज नहीं पढ़ा है। ये लेक्चर मुझे लगता है काफी लेंदी हो गया है इसलिए चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन हम पढ़ चुके हैं, हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट अभी नहीं पढ़ा है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जब आप पढ़ेंगे तो आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जब आप ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं ना तो आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। बहुत देर कॉन्टिन्यूअस बोलने का रिजल्ट है ये, जो मैं स्टैमर कर रही हूँ, उल्टा सीधा बोल रही हूँ ना, उसका रिजल्ट है ये, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने 2 लेक्चर, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अभी इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बैक टू बैक रिकॉर्ड किए और ये मैं तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अब तीसरे लेक्चर आते आते मैं पिछले 3 घंटे से कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए उसका इम्पैक्ट है ये कि जो मैं स्टैमर कर रही हूँ। चलिए अब बस मैं जल्दी से वाइंड अप करती हूँ इसको, वरना मैं और कुछ उल्टा सीधा बोलने लगूंगी। चलिए, चौथा क्या है? चौथा जो प्रॉपर्टी है दैट इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल के बीच में, ये सिमेट्रिक होता है। इसका क्या मतलब है? चाहे आर एक्स वाई निकालिए, चाहे आर वाई एक्स निकालिए, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। आर एक्स वाई क्या है? आर एक्स वाई का फॉर्मूला हम जानते हैं, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समेशन वाई एक्स डिवाइडेड बाई एन सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, तो यही तो आर वाई एक्स है। तो ये जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है आर वाई एक्स और आर एक्स वाई, ये क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, बात एक ही है, आर एक्स वाई बोलिए, आर वाई एक्स बोलिए, ठीक है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनका ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फिर दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आज मैंने कॉन्टिन्यूअसली कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ क्योंकि अब मेरी जुबान स्टैमर करने लगी है। चलिए, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, लगा कि भाई मैडम ने कुछ ठीक ठाक पढ़ाया है, तो जरूर 1 मिनट का समय निकालिएगा और मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।